बिरजू अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई। पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ राधिका, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही गुड़िया लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा राधिका के हाथ में थमा दिया। तभी बिरजू की पत्नी अर्चना बिरजू से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बातें कर रही हो अर्चना? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ बेचे हैं तो क्या हुआ? अरे इस देश में ना जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। बिरजू अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी बिरजू की ही तरह एक लालची व्यक्ति था। बिरजू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? बिरजू, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। ये भी सुना है कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलिए चलकर देखते हैं। बिरजू मुखिया के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे हुए थे। बिरजू ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है बिरजू, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। बिरजू ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। अचानक वो गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू और मुखिया की ओर देखते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। बिरजू खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहां से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं बिरजू भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छीन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो बिरजू, पर ना जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह से डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया, मगर मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। बिरजू हंसते हुए अपने आप से कहता है, मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता? अरे कुछ पैसे देकर ही टरका देता। बिरजू सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन बिरजू अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी गांव का सुखिया नाम का गरीब व्यक्ति
बिरजू के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बिरजू भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान है, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा, निकल जाओ यहाँ से। सुखिया अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया कि तभी बिरजू की पत्नी अर्चना घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ अर्चना? पता नहीं राधिका को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है और ना किसी बात का जवाब दे रही है। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी अर्चना के साथ राधिका के कमरे में चला गया। उसने देखा राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ मत अर्चना, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। बिरजू तुरंत अपनी बेटी राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का बहुत इलाज किया, मगर राधिका को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। अर्चना बिरजू से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रत्ना ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी राधिका को रतन ताई को दिखा दें। बिरजू अपनी बेटी को अपनी पत्नी अर्चना के साथ रतन ताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू चौंकता हुआ कहता है, श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अभी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तू उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल पेड़ पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर वस्तु तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने थे। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति बिरजू को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, मगर अपनी इस तरबूज के गांव में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के गांव में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज,
मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आ रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कस कर पकड़ लेना, तुम अपने आप को स्वयं अपने गांव में पाओगे। बिरजू ने बीजों को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब व्यक्ति आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश ला कर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है। अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा। देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे। वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह एक वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे, उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। एक गांव में धनीराम नाम का एक अकड़ू और घमंडी सेठ रहा करता था। एक दिन धनीराम की पत्नी अर्चना धनीराम से बोली, अजी सुनिए, आप गांव वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्चना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। लो कर लो बात, भला इसमें आपके काम की बात कहाँ से आ गई जी? अर्चना, मेरा सूद का व्यापार है। अगर मैं सभी गांव वालों से अच्छी तरह से बात करूंगा तो वो मेरे सारे पैसे मारकर बैठ जाएंगे। इतना बोलकर धनीराम अकड़ता हुआ अपनी हवेली से बाहर चला गया और सीधा मुखिया के घर पर पहुंच गया। मुखिया जी, तुम्हारे गरीब मित्र ने अभी तक मेरे पैसे सूद सहित वापस नहीं लौटाए। अरे धनीराम जी लौटा देगा, अभी इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जितना वक्त देना था दे दिया। अब या तो मुझे मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मैं उसकी जमीन छीन लूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, सुखिया बेचारा बहुत गरीब है। छोटी सी जमीन है उसकी, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, सीधे सुखिया के पास जाऊंगा। धनीराम सीधा अपनी हवेली चला गया। धनीराम को देखकर उसका वफादार साथी कालिया उससे बोला, क्या बात है सेठ जी, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं कालिया, ये सुखिया अपने आप को समझता क्या है। आज तो मैंने मुखिया को भी धमकी दे दी है कि कल या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए या सुखिया की जमीन। सेठ जी, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तब उसकी जमीन छीन ली जाती थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम जी, कुछ ही दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में हर परिवार की आवश्यकता होती है पंखा, कूलर। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। लगभग सारे गांव ने आपसे कुछ ना कुछ कर्ज ले रखा है। उन सबके घरों के कूलर और पंखे ब्याज के रूप में ले लीजिए।
इस तरह आपकी ब्याज भी वसूल हो जाएगी और लोग आपके कर्जदार भी बने रहेंगे। वाह कालिया वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो मैं पहले भी प्रशंसा करता था और अब तो मैं इसका कायल भी हो गया। कुछ दिन बाद भयंकर गर्मी की शुरुआत हो गई। सुखिया बाजार से नया कूलर लेकर घर पर आया ही था कि तभी उसकी 12 वर्षीय बेटी चंपा खुश होते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, देखिए पिताजी बाजार से नया कूलर लेकर आए हैं। अजी, क्या जरूरत थी कूलर लाने की? पहले आपको धनी राम जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप बता रहे थे कि धनी राम मुखिया को हमारा खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मैं कुछ दिनों बाद धनी राम जी की पाई पाई लौटा दूंगा चंपा। अगर गर्मियाँ नहीं आती तो मैं तो सारा कर्ज चुका देता। तभी वहाँ पर धनी राम अकड़ता हुआ कालिया के साथ आ गया। वाह सुखिया वाह, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मगर बाजार से नया कूलर खरीदने के लिए पैसे हैं। धनी राम जी, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाते रहना सुखिया, फिलहाल तो मैं ब्याज के रूप में तुम्हारा ये कूलर उठाकर ले जा रहा हूँ। धनी राम सुखिया का कूलर घर से जबरदस्ती ले गया और शाम तक धनी राम ने अपनी हवेली में रखवा दिए और कालिया से बोला, तुम्हारा जवाब नहीं कालिया, अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि मेरे पैसे समय पर नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। आपका दबदबा और बढ़ जाएगा सेठ जी। जब लोग गर्मी में सड़ेंगे तब वो अपने घर के पंखे और कूलर लेने के लिए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, तब आप मनमानी ब्याज वसूलना। अगले दिन सुखिया की बेटी रोते हुए बोली, पिताजी, अब क्या होगा? धनी राम जी तो हमारा कूलर और टूटा हुआ पंखा भी छीन कर ले गए। बिटिया, वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि गांव के हर घर से कूलर और पंखा छीन कर ले गया है। आज जब मैं कूलर मांगने गया तो धनी राम ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे उसकी आधी रकम लौटा दी। उसके बाद भी उसने ना तो मुझे मेरा कूलर दिया और ना ही टूटा हुआ पंखा। जो भी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब क्या होगा? यही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है आरती। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं अपने खेत में कुछ खेती कर सकूं। अरे फसल बेचकर तो अपनी बिटिया चमकी के लिए मैंने कूलर खरीदा था। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी। ये सब देखकर भी धनी राम को उन सब पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। देखा कालिया, सारे गांव वाले गर्मी के मारे कितने परेशान हैं। आपके पैसे नहीं देने का अंजाम भुगत रहे हैं सेठ जी। इधर सुखिया चिंतित अवस्था में अपने खेत की ओर देख रहा था कि तभी गांव के सबसे बूढ़े काका सुखिया के पास आकर बोले, क्या हुआ सुखिया, काहे को चिंतित बैठे हो? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते हैं कि धनी राम ने गांव में सबका जीना हराम कर दिया है। मेरे पास तो अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। काका बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिनों में उस जंगल में एक दुकान लगती है और उस दुकान पर तरबूज के बीज बिकते हैं। तुम उन बीजों को खरीद लो और अपने खेत में बो दो। काका, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जब तक तरबूज की फसल तैयार होगी तब तक तो उसका समय ही निकल जाएगा। तुम उन बीजों को लेकर तो आओ, और हाँ, ये एक रहस्य है, इस रहस्य का कभी खुलासा मत करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। ये काका भी ना कमाल की चीज है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो, फिर भी देखने में क्या बुराई है। सुखिया काका के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी और वहां पर तरह तरह के बीज रखे हुए थे। सुखिया दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे मेरे गांव के बूढ़े काका ने आपका पता बताया है। क्या मुझे कुछ बीज मिल सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं,
तुम इन तरबूज के बीजों को ले जाओ। बीजों की कीमत मेरे पास कुछ दिनों बाद स्वयं आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, कुछ दिनों बाद समझ जाओगे। सुखिया उन तरबूज के बीजों को लेकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। कल से मैं और चमकी भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। इसी बहाने खेतों में कुछ हवा तो खाने को मिलेगी। सुखिया उन बीजों को बोने लगा। अगली दोपहर सुखिया और उसका परिवार जब अपने खेत में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खेत में बहुत बड़े आकार के तरबूज रखे हुए थे। अरे आरती, एक रात में कौन सी फसल उगती है, वो भी इतने बड़े आकार की? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। इन तरबूज को काटकर इनका छत भी बनाया जा सकता है। सुखिया ने एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसको बीच में से काट दिया और अपनी बेटी को खिलाने लगा। अचानक चमकी धूप के कारण बेहोश हो गई। चमकी, क्या हुआ बिटिया? आंखें खोल। लगता है ये धूप के कारण बेहोश हो गई। सुखिया तुरंत उस तरबूज के छिलके को छाते का आकार देकर चमकी के ऊपर ढक दिया। अचानक चमकी होश में आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, गर्मी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, इस तरबूज के छाते के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। चमकी की बात सुनकर सुखिया ने तुरंत 2 तरबूज काटकर उनका छाता बना दिया। सुखिया और उसकी पत्नी को बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होने लगा। अजी, आखिर ऐसे कौन से तरबूज के बीज लेकर आए हैं आप, जो कि इतने चमत्कारी तरबूज हमारे खेत में उगाए? सुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक रहस्य है आरती। पिताजी, हमारा पूरा गांव गर्मी के मारे परेशान है। आप तरबूज बेचने के बजाय तरबूज का छाता क्यों नहीं बेचते? सुखिया को चमकी का उपाय बहुत पसंद आया। सुखिया बाजार में तरबूजों के छाते बनाकर बेचने चला गया। एक व्यक्ति जो कि गर्मी से परेशान था, वो आकर बोला, अरे भैया, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तरह का छाता तो मैंने पहली बार देखा है। ये तरबूज का छाता है। इस छाते के नीचे आपको बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। तो फिर लाइए, एक मुझे दे दीजिए। वो ग्राहक जैसे ही उस तरबूज के छाते के नीचे आया, उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। भैया, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का छाता तो चमत्कारिक है। कुछ ही दिनों में सारा गांव सुखिया के तरबूज का छाता इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर कूलर और पंखों के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। उन सब ने एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में एक दुकानदार सारे दुकानदारों से बोला, ये सब धनी राम के कारण हुआ है। ना ही वो सारे गांव के पंखे और कूलर ब्याज के रूप में उठाकर ले जाता और ना ही सुखिया के तरबूज के छाते इतने प्रसिद्ध होते। अरे, उसके छाते के नीचे तो ठंडक महसूस होती है, तो भला लोग हमसे हमारे कूलर और पंखे क्यों खरीदेंगे? सारे फसाद की जड़ धनी राम है और उसका साथी कालिया। उन दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सारे दुकानदार एकत्रित होकर दूसरे दिन धनी राम के घर पर पहुंच गए। इतने दुकानदारों को देखकर धनी राम और कालिया घबरा गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये सब तुम्हारी ही करने का असर है कि हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना बोलकर दुकानदार सभी दुकानदारों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। धनी राम और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सुखिया की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी। सुखिया बूढ़े काका के पास जाकर बोला, काका, आखिर वो दुकानदार कौन से बीज बेचता है? क्या अब भी मुझे इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे? मुझे उसके बारे में मेरे परदादा ने बताया था। उन दिनों कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो वो सब तरबूज के इसी छाते का इस्तेमाल करते थे। सुखिया मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया।
सुखिया आज भी तरबूज के छाते बनाकर बेचता है। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पत्य थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए।
हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1 लाख रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1 लाख रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है। एक बार की बात है, महाराज कृष्ण देव की माँ बहुत बीमार थीं। उन्हें तरबूज बहुत पसंद था और वो अपने अंतिम समय में ब्राह्मणों को तरबूज दान करना चाहती थीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी कुछ लालची ब्राह्मणों ने महाराज को बताया कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मणों के लिए तरबूज लेकर आए। महाराज को दुखी और गुस्से में देख सैनिकों की महाराज से ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई कि ये तरबूज का मौसम नहीं है और
और डर के मारे वो चुपचाप तरबूज की तलाश में चले गए। वो हर जगह बाजार में तरबूज तलाशने लगे, पर उन्हें तरबूज कहीं नहीं मिला और सैनिक थक हार कर वापस महल आ गए और महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है, जिस कारण बाजार में कहीं भी तरबूज नहीं मिला। ये सुन महाराज को गुस्सा आ गया। तभी एक लालची पंडित ने महाराज से कहा, महाराज, अगर कहीं भी तरबूज नहीं मिल रहा तो इसका एक ही उपाय है। आप शुद्ध सोने के बने हुए तरबूज ब्राह्मणों को भेंट कर दीजिए। इससे राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। महाराज ने अपने दरबारियों को जल्द से जल्द शुद्ध सोने के तरबूज बनवाने का आदेश दे दिया। ये बात सुनकर सारे ब्राह्मण बेहद खुश हो गए। वहीं दरबार में चुपचाप खड़े तेनालीराम पंडितों के मन के लालच को अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये लालची ब्राह्मण महाराज के भोलेपन और मौके का फायदा उठा रहे हैं। तेनालीराम ने पंडितों को सही सबक सिखाने की एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को अपनी माँ के श्राद्ध में खाने पर बुलाया और उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन परोसा। सारे ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश हुए। मैं आप सभी को अपनी माँ के आखिरी इच्छा की चीजें उपहार में देना चाहता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। ये सुन सभी ब्राह्मण तेनाली से मिलने वाले उपहार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की 2 सलियों को आग में गर्म कर रहा है। तभी एक ब्राह्मण ने जाकर तेनालीराम से पूछा, अरे तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा की वस्तु तैयार कर रहा हूँ, आप सभी को भेंट में देने के लिए। ब्राह्मण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसने गर्म लोहे को देख घबराते हुए पूछा, अंतिम इच्छा वस्तु वो क्या है? तेनालीराम ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, मेरी माँ के जोड़ों में बहुत दर्द हुआ करता था और अपने अंतिम समय में चाहती थी कि गर्म लोहे की सलिया उनके जोड़ों पर रखी जाए ताकि उन्हें दर्द से मुक्ति मिले, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इसलिए अब यह गर्म सलिया मैं आप सभी के जोड़ों पर रखूंगा ताकि मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सब चौंक कर एक साथ बोलते हैं, क्या ये क्या कह रहे हो तुमसे ये किसने कहा कि हमारे जोड़ों पर गर्म लोहे की सलिया दागने से तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सोने के तरबूज लेने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ को क्यों नहीं? ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों को तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो सभी महाराज के दरबार पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे और तेनालीराम की सारी हरकतों के बारे में बताया और महाराज के सामने ये स्वीकार किया कि वो लालची हो गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज से सोने के तरबूज उपहार में मांगे थे। तेनालीराम की समझदारी और बुद्धिमानी से महाराज एक बार फिर बेहद खुश हुए और तेनालीराम की खूब तारीफ की। चूहों ने तेनालीराम के घर पर उत्पात मचा रखा था। एक दिन चूहों ने तेनाली की पत्नी शारदा की एक सुंदर साड़ी में छेद कर दिया। ये देखिए, मेरी एक और साड़ी खराब हो गई। आप जानते हैं ना कि ये साड़ी मुझे महारानी ने तोहफे में दी थी।
और अच्छी साड़ी थी। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, अब चूहों ने साड़ी कुतर दी, अब तुम थोड़ी ना इसे पहन सकती हो। हाँ, वो तो नहीं पहन सकती, पर आज आपको इन सारे चूहों को खुद मारना होगा। मैं? हाँ। शारदा ने तेनालीराम के हाथ में एक लाठी थमाई और बोली, अब एक एक चूहे को चुन चुन के मारना। बेचारे तेनाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चूहों को मारने की कोशिश करने लगे। तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा। 1, 2 और 3। वो चूहा तेनालीराम के हाथ से निकल गया। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? आएगी ही ना। अब इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी चूहों को नहीं मार पा रहा है, तो भला अब भगवान ही हमें चूहों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। पत्नी का ये ताना सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि आखिर वो चूहों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। चूहे चूहों की दुश्मन होती है बिल्ली मौसी। तेनालीराम को अपना समाधान मिल गया। वो एक बिल्ली खरीद कर घर ले आए। अब एक भी चूहा घर में नहीं दिखेगा शारदा। चलो, आपने अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल तो किया। तेनाली के चेहरे पे मुस्कान थी। वो खुश था कि जल्द ही उसके घर में चूहों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसा तेनालीराम ने सोचा था, एक एक करके बिल्ली ने सारे चूहे पकड़कर खा लिए। एक दिन तेनाली अपनी बिल्ली का लाड कर रहा था। बड़ा लाड आ रहा है आपको इस बिल्ली पर? अरे आएगा ही, इसने हमारी इतनी बड़ी समस्या जो हल कर दी है। वो तो है, पर अब ये किसका मांस खाएगी? सारे चूहे तो खत्म हो गए। अब ये पड़ोसियों के घर के चूहे खाएगी। तुम इसे दिन में बाहर छोड़ दो, ये अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लेगी। ठीक है। तेनालीराम के कहने पर उसकी पत्नी बिल्ली को घर के बाहर छोड़ने लगी। एक दिन की बात है, तेनालीराम के पड़ोसी कोदाम राजू और उसकी पत्नी कादम्बरी तमतमाते हुए तेनालीराम के घर पहुँचे। अरे तुम्हारी बिल्ली ने मेरे पालतू तोते को खा लिया। मेरा तोता बिट्टू कितना प्यारा था, तुम्हारी बिल्ली ने उसे खा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे बहन जी, मैं अपनी बिल्ली की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने ये बिल्ली चूहों के आतंक खत्म करने के लिए पाली थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके तोते को भी खा लेंगी। इस बार आप इसे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे ये न्याय नहीं है तेनालीराम। हमारे पालतू तोते को तुम्हारी पालतू बिल्ली ने खा लिया है। अब न्याय यही है कि इस पालतू बिल्ली को मरना होगा। नहीं नहीं, आप इस बेजुबान को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरे मिट्टू को इसने खाया, इसको तो मरना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। अरे आप मेरी बिल्ली को मार देंगे तो वापस मेरे घर में चूहों का आतंक हो जाएगा। अरे चूहों को मारने के लिए भला बिल्ली की क्या जरूरत? मैं तो अपने हाथों से ही चूहों को मार सकता हूँ। तेनालीराम, तुम न्याय करोगे या मैं महाराज कृष्णदेवराज के पास जाऊँ? अरे ठीक है, आप इस बिल्ली को सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर अपने शब्दों पर खरे रहना। कोदाम राजू और उसकी पत्नी तेनालीराम की बिल्ली को घसीटते हुए ले गए। शारदा और तेनालीराम बहुत दुखी थे, पर न्याय तो यही था। कुछ दिनों बाद कादम्बरी और कोदाम राजू के घर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत संदूक रखा था। लगता है हमें कोई भेंट आई है। अरे वाह, रुको इसे खोलता हूँ। नहीं नहीं, इसे यहाँ मत खोलो, अंदर ले चलो। शायद इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्तु होगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब ये संदूक खोलिए। अरे इसमें तो चूहे हैं। अरे भगाओ इन सब चूहों को, जल्दी। कोदाम राजू और कादम्बरी दोनों लाठी से चूहों को मारने लगे, पर जब वो एक चूहे को मारते तो दूसरा उनके शरीर पर लपकता। जल्दी मारो, जल्दी। कोदाम राजू एक चूहे को मारने की कोशिश कर रहा था कि वो चूहा भाग गया
और कोदाम राजू के एक महंगे गलीचे पर गिर गया और वो गलीचा टूट गया। अरे वो गलीचा कितना महंगा था, संभाल के मारो ना। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। कादम्बरी और कोदाम राजू दोनों चूहों के आतंक से परेशान हो गए। उनकी मूल्यवान चीजें टूट गई। कादम्बरी की अच्छी अच्छी साड़ियां चूहों ने कुतर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमें ये संदूक भेंट दिया है? तभी कोदाम राजू का ध्यान संदूक के अंदर गया। वो वहाँ कुछ लिखा है। कादम्बरी और कोदाम राजू संदूक के पास गए। लिखा है, आपने कहा था कि आप चूहों को अपने हाथों से मार सकते हैं, इसलिए आपकी बात परखने के लिए मैंने आपको कुछ चूहे भेंट किए हैं। कृपया परिणाम मुझे अवश्य बताएं। आपका आज्ञाकारी तेनालीराम। ये पत्र पढ़ते ही कोदाम राजू और कादम्बरी ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे किसने कहा था आपको तेनालीराम से झगड़ा करने? अरे तुमने ही तो कहा था। अब एक शब्द मत बोलिए। देख रहे हैं ना तेनालीराम ने हमारे घर का क्या हाल किया है। कादम्बरी कोदाम राजू को डांट फटकार रही थी और वहाँ मन ही मन तेनालीराम पड़ोसियों की हालत सोचकर खुश हो रहे थे। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय एक बड़े युद्ध में विजयी होकर विजयनगर वापस लौटे। सभी राजा के युद्ध में जीतने से बहुत खुश थे, लेकिन महाराज ने जीत का सारा श्रेय तेनालीराम को दिया, जिससे बाकी के सभी सैनिक और दरबारी राजा से बहुत नाखुश थे। अगले दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, इस युद्ध में हमारी जीत से सारी प्रजा बहुत खुश है, लेकिन हमारी इस जीत की असली वजह तुम हो। तुमने समय रहते हमारी जान बचाई और इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ तेनालीराम, इसलिए हम तुम्हें अपना खास शीश महल उपहार में देते हैं। राजा की ये बात सुनकर पुरोहित जी सहित बाकी के सभी दरबारी हैरान रह गए और उन्हें तेनालीराम से खूब जलन हुई। वो सब राजा के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन शीश महल मिलने की बात से तेनालीराम बहुत खुश थे। जलन के मारे पुरोहित जी महामंत्री रात के समय ही इस बात की सूचना लेकर राजगुरु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजगुरु भी राजा के इस फैसले से हैरान थे और महामंत्री ने राजगुरु के कान भरते हुए कहा, अब आप ही कुछ कीजिए राजगुरु। अब हम सब ने महाराज के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन महाराज हमेशा सारा श्रेय सिर्फ तेनालीराम को ही देते हैं। तेनालीराम महाराज से उपहार पा पाकर सबसे अमीर होता जा रहा है। हाँ राजगुरु, महाराज तो तेनालीराम के आगे अब आपसे भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझते। तेनालीराम जैसे अब खुद को ही राजगुरु समझने लगा है। दोनों की बातें सुनकर राजगुरु को भी तेनालीराम की बुद्धिमानी से जलन होने लगती है और तेनालीराम को शीश महल ना मिले, इसके लिए वो कोई उपाय सोचने लगे। अगले दिन दरबार में जब महाराज तेनालीराम को महल देने की घोषणा की गई, तभी राजगुरु भी दरबार में आए। राजगुरु को दरबार में देख महामंत्री और पुरोहित जी खुश हो गए। राजगुरु ने महाराज से कहा, रुकिए महाराज, आप जो करने जा रहे हैं वो बाकियों के साथ अन्याय होगा। मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। महाराज, राजा के लिए सैनिक और प्रजा सब एक समान होती है
और युद्ध में तेनालीराम के साथ सबने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस हिसाब से आपके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों में बाकियों का भी समान हक होना चाहिए, नहीं तो ये राजतंत्र के खिलाफ होगा महाराज। आप ठीक कहते हैं राजगुरु, लेकिन हम तेनाली को शीश महल देने का वादा कर चुके हैं और अब वो महल तेनाली का है। एक राजा अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? लेकिन महाराज, अगर तेनालीराम चाहे तो शीश महल को किसी दूसरे सैनिक या दरबारी को भेंट कर सकता है। तेनालीराम तो आपसे ढेरों उपहार पाकर धनी हो चुका है, लेकिन अन्य सैनिक और दरबारी बेहद गरीब और दुखी है महाराज। तेनालीराम राजगुरु और बाकी सभी दरबारी की ईर्ष्या को अच्छी तरह समझ चुके थे और वो बोले, मुझे लगता है महाराज, राजगुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं ये शीश महल अपने दरबार के उस काबिल व्यक्ति को दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा, और वही इस शीश महल का असली हकदार होगा। वाह तेनालीराम, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हमें तुम पर गर्व है। तो ठीक है राजगुरु, जो गरीब और दुखी व्यक्ति खुद को उस महल का सही हकदार समझता हो, वो कल एक बार महल के द्वार को देखकर मुझसे मिलने आए और मेरे सवाल का सही जवाब दे, तो ये महल मैं उसे दे दूंगा। तेनालीराम की बात सुनकर सभी दरबारी और राजगुरु बहुत खुश हुए कि उनकी बनाई योजना सफल हुई, और अगले दिन एक एक कर सभी लोग शीश महल पाने के लालच में शीश महल के द्वार पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने देखा कि शीश महल के द्वार पर एक पट्टिका टंगी हुई है, जिस पर लिखा है कि इस महल का असली हकदार वही होगा जो सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होगा। अब एक एक कर लोग उस पट्टिका पर लिखी बात को पढ़ते और फिर अंदर बैठे तेनालीराम से मिलने पहुंचते। शीश महल पर अपना दावा करने वाले लोगों की बाहर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन खुशी से जाने वाला हर व्यक्ति अंदर से मायूस होकर ही लौटता। ये देखकर बाहर खड़े बाकी सब हैरान थे। अब अगली बारी महामंत्री की थी। उन्होंने पट्टिका पर लिखी बात पढ़ी और तेनालीराम से मिलने अंदर गए, जहाँ तेनालीराम मजे से बैठे अंगूर खा रहे थे। तेनालीराम ने महामंत्री से कहा, आइए महामंत्री जी, क्या आपने पट्टिका में लिखी बात को पढ़ा? हाँ तेनालीराम, मैंने पढ़ा, और मैं इस राज्य का सबसे ज्यादा खुशहाल और संतोषी व्यक्ति हूँ। इस हिसाब से इस महल पर मेरा हक होना चाहिए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब आप इस महल के बिना भी खुश और संतुष्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको इस महल की क्या जरूरत, जब आप इस महल के बगैर ही संतुष्ट और खुशहाल है, तो आप इस महल के असली हकदार नहीं हैं। तेनाली की ये बात महामंत्री के कुछ समझ नहीं आई और वो सोच में पड़ गए, और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस महल की जरूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं बाकियों से गरीब हूँ, और मैं इस महल का असली हकदार हूँ। लेकिन अगर आप असंतुष्ट और दुखी हैं, तो आप इस महल के असली हकदार कैसे हुए? मैंने तो बाहर पट्टिका में साफ साफ लिखा है कि जो खुश और संतुष्ट हो वही इस महल का हकदार होगा। तेनालीराम की दो तरफा बातों से महामंत्री का सिर चकरा गया और वो तेनालीराम की चतुराई भरी बातों का कोई जवाब नहीं दे सका और
चुपचाप उदास होकर महल के बाहर चला गया। इसी तरह पुरोहित जी और राजगुरु भी महल के लालच में तेनालीराम के पास पहुँचे, लेकिन तेनालीराम के अनोखे शर्त और चतुराई का कोई जवाब नहीं दे सका और उनकी गोल गोल बातों में फंसकर चुपचाप वहाँ से लौट आए। अगले दिन सभी दरबार पहुँचे। तेनालीराम भी दरबार में आए तो महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तो बताओ तेनालीराम, तुम्हें उस महल के लायक सही हकदार व्यक्ति कौन लगा जिसने तुम्हारे सवाल का सही जवाब दिया हो? क्षमा करे महाराज, लेकिन शीश महल पर अपना दावा करने आए कोई भी दरबारी या व्यक्ति मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका जिससे मैं वो महल उसे भेंट कर सकूं। तुम्हारी ऐसी क्या शर्त और क्या सवाल था तेनालीराम जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सका? तेनालीराम ने अपनी अनोखी शर्त और सवाल के बारे में महाराज को सब बताया। अब आप ही बताइए महाराज, जब आपके दरबार में सब पहले से ही बहुत खुशहाल और संतुष्ट है तो फिर उन्हें शीश महल की क्या जरूरत? और अगर वो दुखी और असंतुष्ट है तो मेरे रखे शर्त के अनुसार वो इस महल के हकदार नहीं। इसलिए महाराज, जिस दिन मुझे महल का सही हकदार मिल जाएगा मैं ये महल उसे दे दूंगा। तेनालीराम की ये चतुराई देख महाराज हंसने लगे और बोले, मुझे पता था तेनालीराम कि तुम्हारे जैसा समझदार और चतुर व्यक्ति अपने हिस्से में आया ये कीमती उपहार इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अब सदैव के लिए इस महल के असली हकदार तुम ही हो। ये देख सभी दरबारियों का मुंह उतर जाता है। तेनालीराम और महाराज बहुत खुश होते हैं।